वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th का जो है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। तो वहीं पे आप सभी को जो है उससे पहले जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी मीडियम में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे जो है हिंदी मीडियम को लेकर जो है मतलब सैम्पल पेपर जो आता है वो इंग्लिश में आता है। काफ़ी बच्चे जो है हिंदी मीडियम में बोलते हैं देने के लिए, तो हमने दे दिया है। और आज जो है हम ये आपका हिंदी का दे रहे। इससे पहले आपका हिस्ट्री, आपका जो है हिस्ट्री हो गया आपका हिंदी में, पॉलिटिकल भी हो गया आपका हिंदी में। और ये आज की इस वीडियो में हम हिंदी का करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे साथ ही। और इसके बाद जो आपका ज्योग्राफी का आ जाएगा। तो आप इतना कमेंट करके मत बोलिए कि हिंदी का चाहिए ज्योग्राफी का। मैंने देखे काफ़ी बच्चों को कमेंट। आज हिंदी का आएगा आपका वीडियो और फिर जो है कल जो है आपको ज्योग्राफी का हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज बात करते हैं क्लास 12th के जो है हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आपको आ रहा होगा नज़र कि ये आपका 2021 और 22 के सेशन का है। और यहाँ पे जो है आपकी टाइमिंग भी लिखी हुई है। आपका जो टाइम है वो 90 मिनट है, सभी के लिए है। और ये है आपका 40 जो नंबर है, 40 अंक का आपका ये पेपर होने वाला है। इसके कुछ जो सामान्य निर्देश है वो पढ़ लेते। इसमें ये बताया गया कि पहले में कि ये 3 भागों में डिवाइड है। जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो खंड अ है, इसमें 30 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको जो है केवल 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 30 होंगे आपके पास और उसमें से आपको 15 का आंसर देना है। ये खंड अ की बात हुई है। अगला जो है खंड ब है, जहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। फिर खंड स आता है, इसमें जो है 22 प्रश्न है और उसमें से 20 प्रश्न का आंसर देना है आपको। और यहाँ पे कुछ बता रखा है, जैसा कि निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए, क्योंकि ये जो नया पैटर्न है आप सभी को पता होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए होंगे। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया, तो आप सभी को इसे पढ़ना ज़रूर है। यहाँ पे जो है और भी कुछ बताया गया जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी को पता होगा। जो है आपको 4 जो है विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको एक पे टिक करना है, सही चुनना है आपको। तो डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला आता है खंड आ, ये जो है आपका जैसा कि बताया गया है 30 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 15 करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका जो है अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो है ये आपको पढ़ना है। ये यहाँ पे जो है आंदोलनों के बारे में जो है जिक्र किया गया। तो ये जो आप पैसेज देख रहे हैं इसके अंदर आंदोलनों के बारे में जो है बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 10 क्वेश्चन पूछा है इस पैसेज में। तो आपको या तो ये जो है 10 प्रश्न पूछा गया। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं हम, आंसर साथ साथ आपको बता दूंगा मैं इसी में। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नज़रिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है। ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ कि जो आंदोलन है यानी जन आंदोलन क्या होता है। जनता द्वारा किया गया आंदोलन जो है जन आंदोलन कहलाता है। इसमें क्या क्या कह रहा है ये कि जो जन आंदोलन है यानी जनता द्वारा किया गया आंदोलन जो होता है, उसमें जो है जो शहर के जो लोग हैं मध्यम वर्ग के, वो किस नज़रिए से जो है आंदोलनों को देखते हैं, ये उनका नज़रिया क्या है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका क्या नज़रिया है जन आंदोलन के प्रति। तो इसमें जो है आपके सामने ऑप्शन है। पहला है यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है, यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है कि तीसरा इसका जो है राइट आंसर है कि जो जन आंदोलन है इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है। मतलब जो 70 का दशक मतलब आप ये 70 है और इसके 80, तो इसके बीच का जो टाइम है, टाइम पीरियड 70 से 80 साल के बीच, यानी 1970 से बात हो रही है और 1980। तो
70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की आपको जो है यहाँ पे विशेषता पूछी गई है। तो यहाँ पे विशेषता आपके सामने ऑप्शन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन करते थे, एक तरह से ये बता रखा है। दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण, सामाजिक आंदोलनों में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता और सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप। इसमें से जो आपका राइट आंसर है ये है आपका दुनिया का जो है आंदोलनों की ओर ध्यान आकर्षण, मतलब दुनिया को जो है आंदोलन के लिए जो है वो आकर्षित करते थे, जो आंदोलन होते थे दुनिया को वो आकर्षित करते थे। ये आपका ये आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा है पर्यावरण संबंधी जो जानकारी है पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म को क्या कारण है। अब पर्यावरण यानी आप पर्यावरण तो जानते होंगे सभी, तो उसके लिए जो आंदोलन होते हैं उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के अपर्याप्त अवसरों की कमी, मृदा का अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना, और आपके सामने ऑप्शन है चौथा पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन जो इसका जो राइट आंसर है वो है पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। जो आपका पहला है वो सही है। अगला देखते हैं चौथा, जंगल हमारा मायका है। जंगल यहाँ पे बताया गया जंगल हमारा मायका है से गोरा देवी का क्या आशय है। आपको ये पैसेज में मिल जाएंगे सारे आंसर, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। जो है जंगल हमारा मायका है, गोरा देवी ने जो है इसका आशय क्या है, गोरा देवी ने ये कहा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसा पहला है गोरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल का से अटूट प्यार था। जंगल से मिलने वाले संसाधन पर गोरा देव गांव पर जो गोरा देवी था वो गांव पर निर्भर था। जंगल में देवी अरनयानी का वास था तथा गोरा देवी उनकी भक्त थी। और चौथा है जंगल हमें माँ की तरह जीवन आवश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है क्या है, इसका राइट आंसर वो है जंगल से जो है मिलने वाले संसाधनों पर गोरा देवी का जो गांव था वो निर्भर था। तो ये राइट आंसर है इसका। चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था। चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि ये आंदोलन जो है किस तरह का था। पहला आपका महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गांव की लकड़ी न ले जाने के लिए आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन, महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन और महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था ये आपका जो था ये पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो आपका जो है दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा जो है आपका जंगल के जो वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध जो है कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है। मतलब जंगल के जो हम वृक्ष देखते फिर उनको हम संसाधन समझते फिर उसका यूज़ जो है किसी भी तरह से करते अंधाधुंध उसकी कटाई करने लग जाते बिना कुछ समझे। तो ये किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है। तो आपके सामने ऑप्शन है जीवन उत्पादक दृष्टिकोण, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण और पर्यावरण संसाधन संरक्षण जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। तो आपके सामने जो ये चार ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, यानी दूसरा जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं चिपको आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी महिला थी, महिला ने जर्जर और टुंड लकड़ियों के क्या लाभ बताए। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है इनकी जंगल के भूमि में कटाव को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। यानी इनकी जंगल के जो भूमि हुआ करते थे जब वो कटाव कैसे होती है, कोई भी पानी आता है तो उससे ज़मीन का जो भूमि है उसका कटाव होता है। अगर ये पेड़ रहती है तो इनसे इनका कटाव नहीं होता है। तो ये एक ऑप्शन है।
दूसरा है इनके कारण जैविक पारिस्थितिक संतुलन कायम रहता है। ये पौधे की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती है। तो ये इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 7वें का। ये पौधे को क्या अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते, चिपको आंदोलन के दौरान जो स्थानीय ठेकेदार थे उनका क्या उद्देश्य था। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसमें जो स्थानीय ठेकेदार थे उनका उद्देश्य पूछा गया क्या था। तो बाहरी ठेकेदारों की जो है बाहर खदेड़ना था, मतलब जो भी बाहरी ठेकेदार थे उनको जो है भगाना था अपने गांव से एक तरह से। वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। ग्रामीण महिलाओं को काम काज से दूसरे अवसर जो है प्रदान करना, और आंदोलन को अव्यवस्थित करना। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कि जो बाहरी जो ठेकेदार थे उनको गांव से यानी वो उनको बाहर खदेड़ना था, ये इनका काम था या उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते, गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है। दूसरा है, ग्रामीण महिला यदि निश्चय कर ले तो जीत उनकी होती है, ये हो गया आपका। तीसरा है, घर तथा खेती कार्य के कारण महिला विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती है। और चौथा है, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में भी निहित होती है। तो ये आपके सामने ये ऑप्शन थे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका 9 का, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते 10वां जो लास्ट है, इस पैसेज का आपके 10 क्वेश्चन दिए गए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां। लेखक का जीवनोत्पादक जो दृष्टिकोण से उसका क्या आशय है या क्या अर्थ है, एक ही बात है, तो उसका क्या अर्थ है। तो आपके सामने ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी जो उपलब्धि है और मांग है उनमें सामंजस्य होना चाहिए। अगला है, ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रेखांकन। तीसरा है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उसे खपाने के लिए बाजार बनाना। और चौथा है, ये दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, आपका जो है पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपका था पहला, और ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका जो है इसका तो 1 हो जाएगा सही, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य। ये आपका पहला पैसेज था जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो है आपके ये कर सकते हैं आप, और ना आपके लिए क्या हिंदी में एक अच्छी बात यह है कि आपको अथवा देखने को मिल रहा है हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको अथवा दे रखा है। इसके भी 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसके भी 10 क्वेश्चन जो है इस पैसेज के, ये आप पैसेज देख रहे होंगे, इसके भी 10 क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं, 10 करने हैं आपको, 10 के 10 करने ही है उसमें, या तो आप ये करिए तो इसमें आपको 10 के 10 करने हैं। तो इसके देख लेते हैं क्या कहा गया है कि डायरेक्ट हम जो है आंसर बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, बहुत टाइम हो जाएगा। हम आपको जो है डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जैसे अवतरण के जो अनुसार है विकास किसका प्रतिफल है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ये 4 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अर्वाचीनता, ये जो है 3rd, ये इसका राइट आंसर होगा। आप वैसे पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पता चली जाएगा। विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ, विकास के फलस्वरूप जो है क्या परिवर्तन हुआ, तो मनुष्य के अभावों का विस्तार। तो आपका जो है 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के जो वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ। विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन है, कोविड महामारी फैलने के कारण, पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, प्रत्याशित फल न मिलने के कारण, और विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रत्याशित फल न मिलने के कारण। तो ये आपका 3rd जो है, तीसरा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते, अवतरण के जो अनुसार है, अवतरण के अनुसार
विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो विकास की प्रक्रिया पूछिए कैसी होनी चाहिए, तो आपके सामने ऑप्शन है, ये इसमें जो मैं ऑप्शन बता देता हूँ इसमें, जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे। इसका कहने का मतलब यह है कि विकास ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों से केंद्रित हो, जिनमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है अवतरण के अनुसार जो है केंद्रीकृत श्रम प्रणाली क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार, व्यक्तिगत सृजनात्मक का ह्रास 15, और ये ऑप्शन 2 इधर है आपके सामने है ये। तो इसमें बोला गया प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा, प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि व्यक्तिगत जो सृजनात्मक है आपका यहाँ पे है, ये रहा व्यक्तिगत सृजनात्मक का ह्रास, ये इसका जो राइट आंसर होगा। तो आपका दूसरा जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमारप्पा के अनुसार जो है व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। कुमारप्पा के अनुसार, आप पैसेज से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा जो है ये सही हो जाएगा, ये उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वें में जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, तैयार वस्तुओं और उत्पादों का आयात, नए उद्योगों से औद्योगिक आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, उद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका नए उद्योगों से औद्योगिक आत्मनिर्भरता, ये इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। 18वां जो है केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है। आपके सामने ऑप्शन है कि कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, दूसरा है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता अनुसार उत्पादन और कम निवेश में अधिक निर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आवश्यकता अनुसार उत्पादन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है थर्ड, जहाँ पे बताया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार जो है उत्पादन, थर्ड आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वें में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा। अर्थव्यवस्था है तो उसकी और जब प्रतियोगिता होगी तो उसमें क्या परिणाम होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है इसका जो राइट आंसर है डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, जो नए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिक हेतु पारस्परिक टकराव। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आप एक यहाँ पे फल वाला है, एक यहाँ पे फल वाला है, और दोनों ही फल वाले एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के उस तरफ है, एक इधर है एक इधर है। तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में टक्कर चल रही है, वो थोड़ा सस्ता देगा फिर वो थोड़ा सस्ता देगा। तो मतलब इनके बीच क्या होगा, टकराव होगा एक तरह से, ये कहने का मतलब है। अगला 20वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है। शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है ये पूछा गया है। तो 20वें का जो राइट आंसर है ये है आपका मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास, ये है। तो आप अगर इसे पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा पैसेज में, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2 आपको 8वें में थे, आपको एक करना है इनमें से, ये याद रखना है आपको, दोनों नहीं करने, एक करना है। और ये कोई ना करे कि इसमें से 5 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 5 क्वेश्चन कर रहे हो। इसमें से आपको अगर आप ये वाला पैसेज करते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा ये वाला पैसेज, तो इसके 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर ये वाला पैसेज कर रहे हो आप तो इसके 10 क्वेश्चन जो दिए वो 10 के 10 करने हैं। अगर आप ऊपर वाला कर रहे हो तो उसमें से भी 10 में से 10 करने, लेकिन कोई एक करना है। मतलब इसके 10 करो आप, ऊपर वाले के या नीचे वाले के एक करना है। तो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इनमें से अगर आप एक कर देंगे तो। बाकी आपके जो 2 है ये आपके अपठित गद्यांश पर आधारित, ये आपके जो है कुछ लाइनें दे रखी है, इसमें से आपको जो है पोएम की तरह जो होता है उसमें दे रखा है, और इसमें से आपको जो है पढ़ के इसके भी आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इससे क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर जो है आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, साथ ही मैं आंसर आपको डायरेक्ट बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है, अशांति का क्या कारण है। तो आपका ऑप्शन है जो है, इसका जो राइट आंसर है, डायरेक्ट मैं राइट आंसर बता देता हूँ, समता का अभाव जो है ये आपका अशांति का कारण है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है, कृत्रिम जो शांति है उससे क्या हानि संभव है। तो आपके सामने जो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्वेष विस्तार का पता चलता है, ये इसका राइट आंसर है। 23वां देख लेते हैं, काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है, काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है। तो समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है 1। अगला है 24वां, कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है, किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है। तो न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित, कृत्रिम शांति और आर्थिक समानता पर आधारित, कृत्रिम शांति से वैश्विक संघर्षों के समाधान पर आधारित और श्रद्धा भक्ति प्रणय व त्याग आधारित। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कि जो न्याय और आर्थिक समानता है वो कवि ने शांति को, इस शांति को महत्वपूर्ण माना है, न्याय और आर्थिक समानता आपका पहला जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है 25वां, जहाँ पे पूछा गया देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्याय को क्यों बताया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है, कृत्रिम न्याय भी न्याय को सुदृढ़ करता है, और न्यायालय अन्याय के खिलाफ याचिका का प्रथम सोपान है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका समानता का व्यवहार न्याय के, आपके जो सामने ये है, समानता का जो व्यवहार है न्याय के पश्चाताप होता है, उसके यानी कहने का मतलब है समानता का जो व्यवहार है वो न्याय के बाद होता है, पश्चात होता है। ये आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं, जिसमें से आपको कितने करने थे 15 में से 10 तो आपको पैसेज में से करने, किसी एक पैसेज में से, और जो 5 करने हैं वो आपको इनमें से करने हैं पोयम में से। पोयम भी आपकी 2 दी गई है, जिसमें से यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया, 3 आपका, 4 और 5, ये आपको 5 के 5 करने हैं। या तो ये पोयम करिए या तो नीचे लिखा एक पोयम है उसमें से आप कर सकते, तो ये पोयम आप इसे जो है कर सकते हैं। इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 26वां है, इसमें जो पूछा गया है कि वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है, जो वांछित वस्तु है उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो इसके लिए किसका दोष है। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका पहला, अकर्मण्य मनुष्यों का। 27वां देखते, विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका भाग्यवादी लोग। अगला क्वेश्चन देखते, इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप इसे चैप्टर आप अगर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। वैसे जो राइट आंसर है इसका 28वें का वो है कि लक्ष्य है अंत पाने का प्रयास करे, यानी लक्ष्य है अंत पाने का प्रयास करे, यह है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि इस काव्यांश से कवि के कौन कौन से विचारों का परिचय मिलता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें जो राइट आंसर है वो है कवि जो है वो कर्मण्यवाधिकारस्ते का मार्ग अपना करने को कह रहे हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कुछ इतनी बड़ी लाइन सी, अब इसे पढ़ लेना आप सही से। तो इसका जो है मार्ग जो है अपनाने को, यानी अपना कर्म करने को कह रहे हैं, मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। ये आपके सामने जो है 30वां क्वेश्चन है, जिसमें कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति में चलता है। आस्तिक है तो आपके सामने ऑप्शन है, ये 4 जो है पंक्तियाँ दे रखी है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसमें कवि जो है आस्तिक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि जन हो तुम भी जगदीशर के, सब है जिसके अपने घर के। ये जो लाइन लिखी हुई है तीसरा जो आपको पॉइंट है, ये जो है राइट आंसर है इसका।
तो ये था आपका जो है पंक्तियाँ के जो आंसर थे, ये है इसके। तो ये आपका 2 क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। अगला है आपका खंड बी यानी खंड ब। 3 खंड थे, ए आपका ख़त्म हो गया, बी और सी रहता है। तो यहाँ पे आप बी में देखेंगे तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अभिव्यक्ति और माध्यम का है। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है ये क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये देख लेना है। अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब इजीली निकल जाते हैं, इजी, तो आपको वो कर लेना ज़रूर। तो दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, जो दृश्यों का है वो किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, ये पूछा गया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समाचार पत्र में दृश्य आते ही नहीं है। रेडियो में दृश्य नहीं आते, सिर्फ हम उन्हें सुन सकते हैं। टेलीविज़न में जो है दृश्य आते हैं और इंटरनेट में दृश्य नहीं आते। यानी कहने का मतलब एक वीडियो मान लो, समाचार पत्र में आपको वीडियो मिलता है नहीं, रेडियो में मिलता है नहीं, टेलीविज़न में मिलता है। इंटरनेट तो अलग चीज़ है, लेकिन जो टेलीविज़न है, इंटरनेट बोलेंगे तो आप सब कुछ आ जाएगा इसमें, लेकिन जो दृश्य है, दृश्य का जो माध्यम है वो है टेलीविज़न। इसका जो राइट आंसर है टेलीविज़न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। तो उल्टा जो पिरामिड शैली है उसमें जो समाचार है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, आपका पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खर्चीला जो जनसंचार माध्यम है वो कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और इंटरनेट। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका कि जो सबसे जो ज़्यादा खर्चीला जो है वो है आपका इंटरनेट। लेकिन जो आज के समय में आप कहेंगे तो बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन आंसर आपका इंटरनेट दे रखा है, लेकिन आपके समय में ये बहुत सस्ता हो गया इंटरनेट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं। यानी जो समाचार जो होता है उसके संगठन में जो काम करते हैं लोग, उनका जो वेतन भोगी होता है पत्रकार को क्या कहते हैं। वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं। तो फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक, अल्पकालिक। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका पूर्णकालिक, जो दूसरा है वो है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, जो भी मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ ये सीबीएसई द्वारा आंसर की दिया गया है और मैं उसी से बता रहा हूँ आपको। इसमें आप कोई गलती भी हो जाए तो वो सीबीएसई ने ही आंसर दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है। फीचर को, संपादक के पत्र को, फीचर को, जो आपके सामने ऑप्शन है, और संपादक के पत्र को, संपादकीय स्तंभ लेखन। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो है संपादकीय, जो है इसका राइट आंसर है। तीसरा आपका राइट आंसर है। इनको जो है पहली आवाज़ माना जाता है, समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है। किस शैली के निकट है, तो ये कथात्मक, ये जो है इसका राइट आंसर है। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो ये क्वेश्चन है ये जो है आपका काव्यांश है, इसमें भी आपको जो है पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो ये आपका पोयम सा है, इसे पढ़िए, फिर इससे जो पूछे गए क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 37वां क्वेश्चन है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितनी भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो इसमें जो पूछा गया पंक्तियों में, उसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उसमें से आपको जो है राइट आंसर देना है। तो कवि के मन में अपलावनकारी प्यार है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है। कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, आंतरिक तथा बाहरी दोनों रूप से, और दिल दिमाग दोनों की गहराई से। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों। अगला क्वेश्चन है, कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित है उसे भूलना क्यों चाहते। कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित है उसे क्यों भूलना चाहते। तो कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। कवि अपोध प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं। कवि प्यार की नश्वरता से परिचित हो गए इसलिए उसे भूलना चाहते हैं। और कवि बाद में विरहाग्री से बचने के लिए
उसे अभी भूलना चाहते हैं। तो इसमें से जो 39वें का जो राइट आंसर है आपका, कवि जो है कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी यानी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग पंक्ति में क्या बढ़ जाता है? इसके प्रयोग से जो है पंक्ति में क्या बढ़ जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, विशेषण यानी विशेष का संबंध स्थापित होगा, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा, अंधकार में रहना संभव हो सकेगा, कवि को दंड मिल सकेगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 41वां जो है, इसमें पूछा है परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है और इसमें से जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें से जो राइट आंसर है, कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है। तो दूसरा जो है इसका राइट आंसर है। अगला जो है पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर यही है आपका पैसेज टाइप दे दिया है, फिर आपको जो है इसमें क्वेश्चन दे दिया है और इसमें करने हैं। मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये एक बार ज़रूर देख लेना आप, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। देखते हैं 42वां क्वेश्चन, लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया। लेखक ने जो है मेंढक जो मंडली थी उसके ऊपर पानी फेंकने से क्यों मना कर दिया। तो पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, मेंढक मंडली को जो है वो गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, पानी फेंकने पर बर्बादी मानने के कारण और लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 42वें का, वो है लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। जो चौथा है आपका वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अपने डगमगाते पाँव पर भी जीजी बाल्टी जो है, ये यहाँ लिखा हुआ है आपका 42वां क्वेश्चन, जो 43वां क्वेश्चन है, अपने डगमगाते पाँव पर भी जीजी बाल्टी भर भर कर पानी क्यों फेंक रही थी। आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था, पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण, लोक मान्यताओं में विश्वास रखने के कारण, अंधविश्वास के कारण। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका लोक मान्यताओं में विश्वास रखने के कारण। जो 42वां है आपका और 43वां है, दोनों का ही क्वेश्चन का आंसर आपका सेम बताया गया आंसर की में, कि लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण, और यहाँ पे भी है लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक जीजी से निराश क्यों हो रहा था। तो आपके सामने ऑप्शन है ये, और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण, जो जीजी है उसके अंधविश्वास होने के कारण। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। 45वां देखते हैं कि जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी। तो आपके सामने ऑप्शन है ये, और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है लेखक से प्रेम करने के कारण। लेखक से प्रेम करने के कारण वह ज़्यादा देर तक जो है गुस्सा नहीं हो पाती। 46वां है, पानी का अधर्य चढ़ाने से आप क्या समझते हैं। यानी आपको इसमें जो है 4 क्वेश्चन दे रखे और इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है पानी का दान देना, ये इसका राइट आंसर है, पानी का दान देना। तो ये आपका हो गया। अगला है ये यहीं पे फिर आता है आपको जो है ये बुक में से आपसे पूछा गया है, ये आपकी जो बुक है हिंदी की उनमें से पूछा गया है कि बाजार का शैतान का जाल क्यों कहा गया। जो बाजार है उसको शैतान का जाल क्यों कहा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका मनुष्य की सोच पर जो है कब्जा कर लेने के कारण जो है बाजार को जो है शैतान का जाल कहा गया है। जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें से जो है दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन परिस्थितियों में हमारा मन स्थिर हो जाता है, एक गीत कविता के आधार पर बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है कि इसमें पूछा गया है किन परिस्थितियों में हमारा मन जो है शिथिल हो जाता है, और इसमें से 4 में से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका प्रेरणा के अभाव में। प्रेरणा के अभाव में इसका राइट आंसर है, दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि
ने दृश्य संचार माध्यम से किस स्वरूप को सामने रखा? तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका असंवेदनशील। आपका तीसरा जो है ये राइट आंसर है। 50वां है कविता की उड़ान जो है चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? तो आपके सामने ऑप्शन है ये और इसका जो राइट आंसर है वो है कि अपनी सीमित सीमाओं के कारण। अपनी सीमित सीमाओं के कारण। आपका चौथा जो है ये सही है। 51वां देख लेते हैं कि भक्तित्व पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीरें उभरती है? तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है आपका पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है। इसका ये राइट आंसर है। 52वां देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी जो सफलता का आधार किसे मानते हैं? यानी कैमरे बंद अपाहिज कविता के आधार पर आपको बताना है कि कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का जो आधार है वो किसे मानते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है कि दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। यानी आपका जो है तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। आगे है, ये भी आपका पाठ्य पुस्तक से ही है जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है कहानी सिल्वर वेंडिंग में कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका 53वें का वो है कि लेखक मृत्यु के कारण अपरिचित है। लेखक मृत्यु के कारण अपरिचित है। जो तीसरा है वो राइट आंसर है। अगला है 54वां कि किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्यों? यानी क्योंकि आपको बताना है। तो क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि जो है यशोधरा जो बाबू अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। जो यशोधरा बाबू थे वो अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो ये तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में बदलाव आया? तो आपके सामने ये ऑप्शन है कि प्रति लेखकपन जो लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया ये पूछा गया है। तो आपके सामने जो ये ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो है अकेलापन उपयोगी है। दूसरा जो है इसका राइट आंसर है 55वें का। 56वां है आपका जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया जो है सही था, क्योंकि इसमें से आपको ये बताना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। 57वां है आपका कि कहानी सिल्वर वेंडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते। यशोधर जो बाबू थे उनकी असफलता का क्या कारण था ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है और इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका कि जो आपका जो राइट आंसर है वे परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संघर्षमयता इसका जो राइट आंसर है। ये था आपका हिंदी का पेपर और यही था आज का ये हिंदी का आपका सैम्पल पेपर जो इस तरह से आया है। इसमें देखने वाली जो चीज़ है वो आपको ये देखना है मेन चीज़ कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसा आपका आएगा पेपर, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको दिखा देगा, और पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है सैम्पल पेपर में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपने जो है हिस्ट्री पॉलिटिकल जो सैम्पल पेपर है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है वो नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं चैनल पे, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।